हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स थे एक्सरसाइज 4.3 को उसी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का 1 to 4 क्वेश्चंस किया था, जिसका कि आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, आपको वो मिल जाएगा। एकदम वहाँ पे हेडिंग लिखा होगा आपको कि एक्सरसाइज 4.3 1 to 4 क्वेश्चन, आप उसको देख लें। उसके बाद हम लोग 4.3 के 5 to 11 क्वेश्चंस को करेंगे और आज इस एक्सरसाइज 4.3 को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाएं और हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना नोटिफिकेशन का बेल भी दबा लें, ताकि आपको मैथ से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे और आप कुछ ना कुछ रेगुलर नया सीखते रहें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5, जो कि हमारा आपने हेडिंग देखा होगा एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सिफाली मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30। कोई क्लास टेस्ट हुआ और उस क्लास टेस्ट में जो है शेफाली का मार्क्स जो है मैथ और इंग्लिश में मार्क्स मिला के उसका कितना मार्क्स है बच्चे? 30 मार्क्स है। मतलब क्या कि अगर हम लोग किसी मार्क्स को x माने तो दूसरा में कितना मार्क्स आएगा? 30 माइनस एक्स। इतना बात पढ़ने के बाद हमको ये चीज़ समझ में आ गया, तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन में लिख देते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों? मान लेते हैं लेट हर, किसका? सिफाली का। लेट हर मार्क्स इन मैथ्स में मार्क्स मान लेते हैं x, एंड सो इंग्लिश में कितना मार्क्स हो जाएगा बच्चे उसका? क्योंकि मैथ और इंग्लिश मिला के उसको 30 नंबर आता है एग्जाम में। अगर मैथ में मार्क्स x है तो इंग्लिश में मार्क्स कितना आ जाएगा? 30 माइनस एक्स। दोनों मिला के ना 30 आ रहा है। अब देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन वाला क्या बोला कि कोई टेस्ट हुआ, उसमें सिफाली का मार्क्स जो है मैथ और इंग्लिश का मार्क्स मिला के 30 नंबर आया। तो इतना बात पढ़ने के बाद हमको समझ में आया कि अगर हम लोग मैथ का मार्क्स को x मान लें तो इंग्लिश का मार्क्स क्या हो जाएगा बच्चे? 30 माइनस एक्स हो जाएगा इंग्लिश का मार्क्स। या आप चाहे तो इंग्लिश का भी मार्क्स को x मान सकते हो, तो मैथ का मार्क्स आपको 30 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ। अगर वो 2 मार्क्स मैथ में ज़्यादा लाता है तो मैथ में वो कितना मार्क्स लाई है? x। अगर 2 मार्क्स ज़्यादा आया तो क्या हो गया बच्चे? x प्लस टू। अब क्या कहता है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में उसको जितना मार्क्स आ रहा है ना, उससे 3 मार्क्स कम आ रहा है। तो इंग्लिश में उसको कितना आ रहा है? 30 माइनस एक्स। इससे 3 मार्क्स कम आ रहा है। तो उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 220, 210 हो गया। इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान सा सवाल था। देखिए आप सवाल को समझिए। क्वेश्चन में बोला कि कोई क्लास टेस्ट हुआ जिसमें सिफाली नाम की कोई लड़की थी, जिसको कि 30 नंबर आया 2 सब्जेक्ट में, आइदर इट इज मैथ और इट इज साइंस। तो हमने क्या किया, लेट अस सपोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ इज x, देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश वाज 30 माइनस एक्स। एज पर क्वेश्चन वाला क्या बोला, अगर उसको सिफाली को 2 मार्क्स ज्यादा आ जाए मैथ में, तो मैथ में कितना मार्क्स आ रहा था बच्चे? x आ रहा था। 2 मार्क्स ज्यादा आ गया तो क्या हो गया? x प्लस टू। फिर इंग्लिश में उसको कितना मार्क्स आ रहा था? 30 माइनस एक्स। और क्वेश्चन में बोला कि अगर इंग्लिश में उसको 3 मार्क्स क्या हो जाए? कम आ जाए, तो उस दोनों के मार्क्स का जो प्रोडक्ट है कितना हो जाए? 210। खत्म हो गया। हमने इक्वेशन बना लिया। तो कह रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में उसको प्रॉपर कितना मार्क्स आया वो निकालो। अब हम लोग इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए अच्छे से, ये आपका x प्लस टू है। अब यहाँ देखिए 30 में से 3 घटा दीजिए तो 27 माइनस एक्स बराबर कितना? 210। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए x से, ये 27x हो जाएगा। फिर x से करिएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ 27 को 2 से करिएगा तो 54 माइनस का 2x बराबर 210। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर 27x, माइनस का 2x कितना होगा बच्चे? प्लस का 25x। उसके बाद ये 54 है, 210 को इधर ले आइए तो प्लस का 54 माइनस का 210 बराबर 0। देखिए अब इक्वेशन को सॉल्व करते जाइए। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x। अब देखिए 54 घट जाएगा 210 में तो कितना होगा? 160 घटाते तो 50, 156, माइनस का 156 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गया मेरे पास। हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को नेगेटिव नहीं रखना चाहिए,
ये तो कंसेप्ट ही है, तो इसलिए माइनस कॉमन कर लेते हैं बच्चे। तो माइनस कॉमन करने पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 25x और यहाँ आ जाएगा माइनस का 100 माइनस यहाँ पे था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 156 बराबर 0। देखिए अब सवाल कुछ भी नहीं था, सवाल खत्म हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना है हमको। मल्टीप्लाई करने पर 156 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 156, जोड़ने या घटाने पर 25। तो 13 और 12 का तो है ही, 13 गुना 12 कितना होता है, 13 130, 26 156। तो आप इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस का 156 बराबर 0। 13 और 12 को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 156 आएगा, जोड़िएगा तो 25 आएगा। x कॉमन करिए तो x माइनस 13, माइनस का 12 कॉमन करिए तो x माइनस 13 बराबर 0। पूरे से x माइनस 13 को कॉमन करिए, इम्प्लाई डेट देते जाइए, कोई दिक्कत मत रखिए, इम्प्लाई डेट देने में कसर मत छोड़िए बच्चे। x माइनस 13 और यहाँ पे x माइनस 12 बराबर 0, इट इम्प्लाई डेट। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, अगर x माइनस 13 0 हो जाए खुदा न खास्ता तो x का वैल्यू 13 आ गया, और x माइनस 12 अगर 0 है तो x का वैल्यू 12 आ गया। तो हमने x क्या माना था, मैथ का मार्क्स, तो मैथ का मार्क्स कितना हो गया, तो मैथ का मार्क्स हो गया आपको कितना, आइदर 13 बोलिए या 12 बोलिए। तो इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा, इंग्लिश का मार्क्स 30 में से घट जाएगा, तो 30 में से 13 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 17। देखिए तो यही मार्क्स शिफाली ऑब्टेन करेगी अपने टेस्ट एग्जाम में। सी ऑब्टेन्ड आइदर 13 मार्क्स इन मैथ देन 17 मार्क्स इन इंग्लिश। एंड इफ सी ऑब्टेन्ड, और करके भी लिख सकते हैं, अगर वो 12 मार्क्स ले आएगी मैथ में तो इंग्लिश में उसको कितना मार्क्स आएगा, 18 मार्क्स आएगा। इंग्लिश में उसको कितना मार्क्स आएगा, 18 मार्क्स आएगा। काफ़ी आसान सवाल था बच्चे, हमने इसको सॉल्व किया और आपको ये सवाल समझ में भी आया होगा। देख लीजिए यहाँ पे फैक्टराइज किए थे, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। घर में एक बार अब फिर प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, कोई एक क्या है भाई, रेक्टेंगुलर फील्ड है, और रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है ना वो 60 मीटर ज़्यादा है, किससे, शॉर्टर साइड से। तो एक बात बताओ बबुआ, अगर कोई रेक्टेंगल होता है तो उसमें सबसे शॉर्टर साइड कौन होगा, जो उसका ब्रेथ होगा। ये तो ऑब्वियस है ना, ये आप खुद से भी समझ सकते हो, दिस इज लॉजिक। द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज देयर विड्थ एंड द लॉन्गर साइड इज देयर लेंथ। बट एज पर क्वेश्चन द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड जितना है ना उससे 60 ज़्यादा है कौन, डायगोनल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल फिगर में बना लेते हैं। एक सुंदर सा एकदम रेक्टेंगल बनाइए ABCD, जिसका नाम रख दिए ABCD। इसका डायगोनल मान लीजिए है AC डायगोनल है, AC क्या है, डायगोनल है। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चे, इसका शॉर्टर साइड हमको बोला कि शॉर्टर साइड पता ही नहीं है, तो मान लिए लेट द शॉर्टर साइड बी व्हाट, x मीटर हमने इसका शॉर्टर साइड माना। तो शॉर्टर साइड कौन होगा बच्चे, शॉर्टर साइड रेक्टेंगल का कौन होगा, उसका ब्रेथ इज द शॉर्टर साइड फॉर द रेक्टेंगल। सो दिस इज BC इज ब्रेथ एंड दिस इज x मीटर, लेट अस वी सपोज इट। ओके, तो अब क्वेश्चन वाला क्या बोला कि डायगोनल उसका कितना ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो 60 ज्यादा है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, x प्लस 60। देन डायरेक्ट हम फिगर में भी सब कुछ लिखते जाते हैं। देन डायगोनल क्या हो जाएगा बालक, इसका x प्लस 60 इसका डायगोनल हो जाएगा। अब क्या बोला, इफ द लॉन्गर साइड इज, अगर लॉन्गर साइड बोले तो व्हाट, लेंथ, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब लेंथ इसका 30 मीटर ज्यादा है। तो शॉर्टर साइड अगर x है तो लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस 30। सो इसका लेंथ कितना हो गया, लेंथ इसका हो गया x प्लस 30, x प्लस 30 इज द लेंथ। एक बार आप फिर से समझिए, क्वेश्चन वाला क्या बोला, कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड में डायगोनल जो है ना वो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है। तो हमने शॉर्टर साइड दैट मीन्स ब्रेथ को क्या मान लिया, x मान लिया, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, x प्लस 60। और फिर क्या बोला कि लॉन्गर साइड दैट मीन्स लेंथ जो है ना वो 30 मीटर ज्यादा है, किससे भैया, शॉर्टर साइड से, तो x प्लस 30 लेंथ हो गया। अब लगाएं इक्वेशन, कैसे लाएं, बड़ा समस्या है।
अब एक बात बताइए, रेक्टेंगल का सारा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो हाई ट्रायंगल को देखिए, एबीसी ट्रायंगल को देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आराम से सवाल बन जाएगा। एबीसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज वी नो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। लिखेंगे हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग पे मत जाना, पाइथागोरस का कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो फिगर को देखिए और सोचिए, हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है? x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, दोनों में से किसी को ले लीजिए, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। अब आप इसको बढ़िया से कैलकुलेशन करिएगा ना, तो आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। देखिए इसको ओपन करते हैं, प्लस बी के होल स्क्वायर पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी 2ab जब करेंगे तो 60 गुना 2 120x, अब प्लस बी स्क्वायर 60 का स्क्वायर कितना होगा? 3600 बराबर, यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर, ये इसको खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab जब करेंगे 30 दूना 60x, अब प्लस बी स्क्वायर जब करेंगे 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900। एगो एक्स स्क्वायर से एगो एक्स स्क्वायर शहीद हो गया बेचारा, इसका काम तमाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास देखिए क्या बचा, ये जो है ना, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 60x जो है, ये 60x इधर आएगा, पहले से यहाँ 120x है, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस का 60x। नहीं समझे बात? हाई 120x इधर है ना, इस 60x को इधर लाइएगा तो 60x घट जाएगा ना, तो माइनस का 60x नहीं होके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। और 900 को इधर ले आइएगा तो कितना हो जाएगा? 2700 हो जाएगा, प्लस का 2700 बराबर क्या? 0। अब आप हमेशा ध्यान में रखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस रहे ना, तो माइनस को कॉमन करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को प्लस बना दीजिए। ये छोटी सी बात है जिसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे तो हमारा अच्छा बनेगा सवाल। एक्स माइनस कॉमन किए तो खत्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 60x अब प्लस का 2700 बराबर 0। अब बताइए, अब इसको फैक्टराइज करना है, हमको 2700 चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 60। तो 90 और 30, मेरे दिमाग में तुरंत घंटी बचा। अच्छा 90 और 30 अगर है ना, तो 90 में अगर 30 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, और 90 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2700 हो ही जाएगा। तो काम तो सेट है, मामला सेट है। आराम से एक्स स्क्वायर लिखिए, और यहाँ लिखिए माइनस का 90x अब प्लस का 30x अब प्लस का 2700 बराबर 0। इस दोनों में देखिए बच्चा, इस दोनों में x को कॉमन करिएगा ना, तो x माइनस 90 बचेगा, अब प्लस का यहाँ 30 कॉमन करिएगा। अच्छा सॉरी, एक चीज़ आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे माइनस अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ भी आपका माइनस होगा, यहाँ भी आपका माइनस होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक। यहाँ भी माइनस 2700 होगा आपका, यहाँ भी माइनस 2700 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्लस का 30 कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा? x माइनस 90 बराबर 0। अब आप पूरे से क्या कॉमन कर लीजिए? x माइनस 90 अब मल्टीप्लाइड बाय वाट? मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 30 बराबर 0। अब बताइए, जब इसको 0 करिएगा तो x का वैल्यू 90 मीटर आ जाएगा, लेकिन जब इसको 0 करिएगा तो x का वैल्यू माइनस 30 आएगा। माइनस तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x का वैल्यू 90 आ जाएगा। तो हमको निकालना था साइड ऑफ द फील्ड, तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका? लेंथ यहाँ फिगर में देखिए x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 बोले तो 120 मीटर। और छोटकू साइड डेट मीन्स ब्रेथ, तो ब्रेथ को हमने क्या माना था बालक? ब्रेथ को x माना था। x कितना आ गया हमारा सॉल्व करके? 90 मीटर। 90 मीटर x कितना आ गया? 90 मीटर। तो देखिए हम लोग सॉल्व किए तो x का वैल्यू 90 आया, तो ये 90 हो गया इसका ब्रेथ, और लेंथ उससे 30 ज़्यादा हो गया, बोले तो कितना हो गया? 120। तो ये सवाल काफ़ी आसान था, सिर्फ हम लोग को इक्वेशन बनाने आना चाहिए बच्चे। अगर हमने इक्वेशन सवाल का बना लिया, उसके बाद जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, उसको आइदर फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, आइदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम जो है ना बच्चे, वो आपका फैक्टराइजेशन से ईजी मेथड से सॉल्व हो सकता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को आप 2-3 बार देखिए, अच्छा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। कोई दो नंबर है, उसके स्क्वायर का डिफरेंस जो है ना 180 है,
एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 गुना है किसके, लार्जर नंबर के। तो हमको 2 नंबर निकालना है, हमको क्या करना है, 2 नंबर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, आंसर में 2 नंबर पता नहीं है तो मान लिए लेट 2 नंबर्स बी, 2 नंबर हमको पता नहीं था तो हमने क्या माना, एक्स एंड वाई। अब इस एक बात बताइए, क्वेश्चन में लार्जर और स्मॉलर नंबर का जिक्र हुआ है, तो हमने जो 2 नंबर्स कंसीडर करा एक्स और वाई, तो आई डोंट नो विच नंबर इज लार्जर और स्मॉलर, सो हियर वी हैव टू क्लियर हियर कि सपोज आइदर एक्स इज लार्जर और वाई इज लार्जर, इट इज डिपेंड ऑन यू, योर चॉइस, टू यू टेक आइदर एक्स और वाई। ओके बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम 2 नंबर कंसीडर किया एक्स और वाई, इसमें बड़ा कौन है हमको पता नहीं है, तो हम मान लिए हमको तो एक्स से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो हम मान लिए सो वेयर जहाँ पे कि एक्स जो है ना बाबू वाई से क्या है, बड़ा है। हमने क्या करा, 2 नंबर क्वेश्चन वाला हमको निकालने के लिए दिया था, जो हमको पता नहीं होता उसको हम तो मान लेते, ये मैथ्स है ना, मैथ्स का तो जादू यही है, आप किसी को भी कुछ मान सकते हैं। तो हमने 2 नंबर को माना एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई मानने के बाद क्वेश्चन वाला बोला कि एक नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर क्या है, छोटा है, तो हम ये भी क्लियर कर दिए कि हमने जो 2 नंबर माना एक्स और वाई, उसमें एक्स बड़ा है किससे, वाई से। अब देखिए क्वेश्चन वाले के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मारिए, क्वेश्चन वाला क्या बोलता है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होले, 180 है। ये एक नंबर का इक्वेशन है, क्वेश्चन में क्लियर बोला है ना बालक, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 180। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन है इसमें, स्मॉलर नंबर कौन है, वाई, स्मॉलर नंबर कौन है, वाई, तो वाई का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज व्हाट, 8 टाइम्स द लार्जर, बराबर 8 टाइम्स द लार्जर कौन है, एक्स, मतलब वाई स्क्वायर बराबर 8x दिया है, सवाल खत्म। ये दूसरा इक्वेशन, इसका वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अब जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करिएगा ना, तो ये एक्स स्क्वायर तो बेचारा है ही, वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या रखिएगा, 8x, तो 8x माइनस 8x हो जाएगा बराबर 180। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम बना बनाया मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0। अब देखिए इससे आसान फैक्टराइजेशन कुछ हो सकता है क्या, 180 चाहिए, 8 चाहिए, 18 और 10 का पेयर तो लग रहा है ना, तो आप लिखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 18x अब प्लस का 10x, नहीं लिख सकते हैं, अब माइनस का 180 बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, इसमें से कॉमन आ रहा है सर x, तो x माइनस 18 हो गया, अब प्लस का 10 कॉमन आ रहा है, तो ये भी आपका x माइनस 18 हो गया, बराबर 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम आप क्रिस्टल क्लियर होते जा रहा है, x माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 10 बराबर 0। अब आपको पहले ही बताया, अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है ना, तो 0 कब हो सकता है, जब हाई बक्सा 0 हो जाए या ये बक्सा 0 हो जाए। जब ई वाला बक्सा 0 करिएगा x माइनस 18 को, तो x का वैल्यू कितना आएगा 18, और ई वाला बक्सा को 0 करिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 10। तो नंबर 2 पॉजिटिव नंबर है, हमने 2 नंबर माना पॉजिटिव नंबर, दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो नंबर यहाँ निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए x का वैल्यू 18 एक्सेप्टेबल होगा। तो हमारा जो नंबर निकालना था, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, बताइए फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर हमको माने थे x और x बराबर आ गया 18, और सेकेंड नंबर जो है आपका सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर मेरा क्या है y, तो यहाँ देखिए तो y स्क्वायर बराबर क्या है 8x, इसी में रख दीजिए 8 गुना 18, 18 44 से, तो y बराबर रूट अंडर 144, तो 144 का मतलब 12, प्लस माइनस 12 आएगा, लेकिन हम लोग निगेटिव नंबर नहीं लेंगे क्योंकि 2 नंबर हम लोग पॉजिटिव कंसीडर मान के चल रहे हैं। यहाँ पे जो 2 नंबर है ना x और y, दोनों नंबर आपका 0 से बड़ा है, दोनों कैसा नंबर माने हम लोग, पॉजिटिव नंबर मान के चले। तो अब हमारा 2 नंबर निकालना था, तो लिख देंगे सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर व्हाट, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 18 एंड 12। तो वो 2 नंबर 18 और 12 है कि जिसका कि स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। देख लीजिए, आप चेक करके भी देख लीजिए, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, 19 का तो 18 का 324 आ जाएगा, माइनस का 144, देखिए 0 इधर आ जाएगा 18, 180, एकदम आप जो आंसर लाए ना वो सही है, इसमें घबराने की बात
नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। आप इसको बढ़िया से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ट्रेन से रिलेटेड सवाल है और आपको ये बेसिक फार्मूला पता होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड निकालना डिस्टेंस बाय टाइम, ये बेसिक फार्मूला पता है। और एक बात आप ये भी समझिए कि हमको कोई स्पेसिफिक जर्नी जाना है, जैसे यहाँ से हमको दिल्ली जाना है, तो अगर ट्रेन का जो एक फिक्स्ड स्पीड है ना, यूनिफॉर्म स्पीड जिसको बोलते हैं, उस स्पीड से जाएंगे तो जो टाइम लगना वो तो लगेगा, लेकिन अगर ट्रेन को ज़्यादा स्पीड करके जाएंगे हम लोग तो ऑब्वियस है हमको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। या स्पीड ट्रेन का स्लो कर देंगे तो जो एक्चुअल टाइम था उससे हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। तो उसी पे सवाल है बच्चे। देखिए सवाल वाला क्या बोला, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब 360 किलोमीटर का एक डेस्टिनेशन है जिसको कि ट्रेन को ट्रेवल करना है और ट्रेन को उस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करना है। मतलब ट्रेन जो है ना भाई 360 किलोमीटर जा रहा है बट एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, हमको वही यूनिफॉर्म स्पीड निकालना है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है पता नहीं है, मान लिया x किलोमीटर पर आवर। लेट द, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द यूनिफॉर्म, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मान लिए तो जब ये ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से जाएगा ना तो इसको कितना टाइम लगना चाहिए, तो इसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बट्टे स्पीड लगेगा। तो डिस्टेंस कितना जा रहा है ये ट्रेन 360 किलोमीटर और स्पीड कितना जा रहा है ये x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या, अगर ट्रेन 360 किलोमीटर जा रहा है और x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है तो इसको कितना टाइम लगना चाहिए बालक, इसको टाइम लगना चाहिए सर 360 बट्टा x टाइम इसको लगना चाहिए। अब क्वेश्चन वाला क्या बोलता है, अगर वो इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर आवर मोर, अगर खुदा ना खास्ता अगेन ट्रेन अपना क्या किया, ट्रेन अपना 5 किलोमीटर प्रति आवर घंटा स्पीड को क्या किया, बढ़ा दिया। 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्या किया, बढ़ा दिया। तो नया स्पीड क्या हो जाएगा बालक, नया स्पीड जो होगा वो x तो था ही, x + 5 हो जाएगा, लेकिन नया टाइम भी तो लगेगा सर। तो नया टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड कौन सा लेंगे, नया वाला स्पीड लेंगे ना। तो डिस्टेंस तो उतने जा रहा है 360 जा रहा है और नया स्पीड कितना है x + 5। देख लीजिए सवाल, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में क्या बोला कि कोई ट्रेन 360 किलोमीटर किसी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो हमने उस यूनिफॉर्म स्पीड को x मान लिया, तो उसको एक्चुअल टाइम कितना लगेगा 360 बटा x। अब फिर क्वेश्चन वाला क्या बोलता है कि अगर ट्रेन अपना 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को बढ़ा दे, मतलब हो सकता है कोई इमरजेंसी रहा होगा इसलिए स्पीड बढ़ाना पड़ा, तो ट्रेन अपना 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दिया, तो नया स्पीड क्या हो जाएगा, पहले तो x ना माने थे हम लोग, तो नया स्पीड क्या हो जाएगा x + 5। नया टाइम कितना लगेगा 360 बटा x + 5। अब एक बात बताइए, लॉजिकली बताइएगा, थोड़ा सोचिएगा बढ़िया से। इसको जो है ये स्पीड बढ़ा दिया तो ऑब्वियस इसको टाइम कम लगेगा ना जाने में, इसका स्पीड स्लो है पहले वाले केस में, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम का डिफरेंस कितना है 1 आवर। जब वो अपना स्पीड को बढ़ा दिया 1 आवर कम लगा उसको सेम जर्नी के लिए, इसका मतलब क्या, टाइम डिफरेंस 1 आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताइए जब वो नया स्पीड से जाएगा ना, ज़्यादा स्पीड से इसे दौड़ के निकलेगा तो उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम किसको लग रहा है, पहले वाले केस में। इसमें से इसको घटा देंगे, कितना टाइम का डिफरेंस है 1 घंटा, मतलब 360 बट्टे x घटा 360 बट्टे x + 5, टाइम डिफरेंस कितना 1 घंटा, खत्म हो गया। यही आपका इक्वेशन आ गया, यही आपका क्या हो गया बालक, यही आपका इक्वेशन हो गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, वी हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका देखिए सबसे पहले 360 कॉमन कर लीजिए, यहाँ 360 है यहाँ 360 है, कॉमन करिएगा नीचे आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस का 5 बराबर 1 बटे 360 है। इसका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई x + 5, इसको यहाँ डालिए तो x + 5 आपका यहाँ हो जाएगा और ये माइनस का x बराबर 1 बटे 360। ये दोनों बेचारा x और x खत्म हो जाएगा, इसका कहानी बोलबम है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 5, ऊपर में क्या बचेगा 5 और नीचे में क्या बचेगा, नीचे में बचेगा x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस का 5। अब बराबर में क्या आ रहा है, बराबर में आ रहा है सर 1 बटे 360।
क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना जैसे करिएगा x गुना x प्लस का 5 अब बराबर 360 गुना 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का ये 5x 360 गुना 5 करिएगा तो 36 पंचे कितना होता है? 30 पंचे 150, 180, ये आ जाएगा 1800। इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर 0। अब इसी इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हमको फैक्टोराइज करना पड़ेगा। इसी को हमको फैक्टोराइज करेंगे, हमको 1800 चाहिए और डिफरेंस कितना चाहिए? 5। इसको हमको फैक्टोराइज करना पड़ेगा तो ये सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप इसको घर में जाके अच्छे से फैक्टोराइज करिए। आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके फाइंड करिए x, और x जो आएगा वही किसका स्पीड हो जाएगा? x जो आएगा वही स्पीड किसका हो जाएगा? ट्रेन का। अब इतना सवाल बनाने के बाद इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लायक तो आप है ही। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो आपका x का वैल्यू आएगा वही ट्रेन का एक्चुअल स्पीड हो। आप सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए। सवाल में ट्रेन का स्पीड निकालना था तो हम लोग x किलोमीटर पर आवर मान लिए। 360 किलोमीटर का जर्नी था तो टाइम कितना लगेगा? 360/x लगेगा। अब वो ट्रेन अपना स्पीड को 5 घंटा बढ़ा दिया, 5 घंटा क्या किया? बढ़ा दिया मोर, तो नया स्पीड कितना हो गया? x + 5। तो नया टाइम कितना होगा? 360/x + 5। तो इसको 1 घंटा कम लगता है, तो मतलब इसको ज़्यादा लगता है, दोनों को घटा दिए 1। 360 कॉमन करके नीचे फेंक दिए है, एलसीएम लिए, x और x कट गया और यहाँ 5 बचा। 5 गुना 360 हो जाएगा। देख लीजिए अब यहाँ पे 5 गुना 360 बराबर x, ये x स्क्वायर प्लस 5x, 360 गुना 5 36 35 15 3 18 180। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर 0। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे आइदर बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप जैसे भी सॉल्व करें यहाँ से आपको x मिलेगा। जो x का पॉजिटिव वैल्यू होगा वही हमारा स्पीड हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप सवाल को सॉल्व अब कर सकते हैं यहाँ तक, कोई बात। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बहुत आसान सवाल है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका पाइप और टैंक से रिलेटेड सवाल है, या हम लोग कर सकते हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सवाल है। तो इस टाइप के सवाल को जब भी हम लोग बनाते हैं, ये ध्यान में रखना आप, टाइम एंड वर्क का सवाल हो, जैसे मान लो 5 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करता है, इस टाइप का सवाल, या कोई टंकी जो है वो पानी भरता है या पानी खाली करता है किसी पाइप के हेल्प के थ्रू, इस टाइप के सवाल में हम लोग 1 दिन का वर्क को इक्वेट करेंगे 1 दिन का वर्क को इक्वेट करेंगे या 1 घंटा का वर्क को इक्वेट करेंगे। आप ऐसे समझिए, अगर कोई आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, अगर कोई इंसान किसी काम को 5 दिन में करता है तो 1 दिन में वो कितना काम करेगा? 1/5 काम करेगा, है ना। 2 दिन में 2/5 काम करेगा, 3 दिन में 3/5 काम करेगा, 4 दिन में 4/5 काम करेगा और 5 दिन में 5/5 काम करेगा, तभी उसका काम कंप्लीट होगा। कहने का मतलब कंसेप्ट क्या बता बच्चे, अगर कोई इफ अ पर्सन कंप्लीटेड द वर्क इन n days देन द 1 day वर्क इज 1/n, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर वो 100 दिन में कोई काम कर रहा है जिसका मतलब 1 दिन का काम कितना हो जाएगा उसका? 1/100 हो जाएगा। ये आप कंसेप्ट समझिए। या 10 घंटा में वो चीज को भरा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/10। मतलब कोई जो पाइप है, कोई पाइप किसी टैंक को 10 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में कितना भरा होगा? 1/10। 2 घंटा में 2/10, तभी ना 10 घंटा में 10/10 कंप्लीट होकर कोई काम तो 1 होगा, तभी ऐसा होगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। मतलब क्या, इफ ए पाइप कैन फिल द टैंक इन n hours देन द 1 hour वर्क इज 1/n। ये कंसेप्ट समझना, मतलब रेसिप्रोकल कर देना। और सब जगह 1 hour वर्क को इक्वेट करेंगे और 1 day वर्क को इक्वेट करेंगे। इस टाइप का सवाल का ये सबसे एकदम रामबाण इलाज है। आप इसको लगाओ और कोई भी सवाल टाइम एंड वर्क का हो, कोई भी सवाल पाइप एंड सिस्टम्स का हो, वो आप बन जाएगा। इक्वेशन आएगा, इक्वेशन को फिर सॉल्व करना हो तो बेसिक सी बात है। अब आप देखिए सवाल में क्या कहता है, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर। 2 पानी जो है टैप है वो पानी टैंक को भरता है
टुगेदर कितना देर में किसी टैंक को भरता है, 9 होल 2/3 आवर, 9 होल 3/8 आवर में। मतलब हम लोग मान लेते हैं लेट, क्या मान ले, लेट ए एंड बी आर 2 वाटर टैप्स। मान लिए ए और बी 2 वाटर टैप्स है दैट फिल द टैंक इन, कितना आवर में बोला है क्वेश्चन वाला, 9 होल 3/8, बोले तो 9 72 3 75/8 आवर। दोनों मिलके, 2 वाटर टैप, पानी भरने वाला कोई टैप किसी टैंक को मिलके 75/8 आवर में भरता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर का वर्क को इक्वेट करेंगे। तो लिखेंगे ए प्लस बी टैप्स 1 आवर्स फिल द टैंक। 1 आवर में कितना टैंक को वो भरेगा, तो ऑब्वियस है 75/8 आवर में पूरा भर दिया, तो उसका रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। n है तो 1/n, तो 7, ये हो जाएगा 8/75 हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे अब, ए 1 आवर फिल टैंक, ए 1 घंटा में कितना भरेगा, प्लस बी 1 आवर फिल टैंक, दोनों का 1-1 घंटा का भर देंगे। दोनों मिला के 1-1 घंटा में कितना भरेगा, 8/75। ये हमारा इक्वेशन यहीं से आ जाएगा। समझ गए बच्चे। ए और बी 2 वाटर टैप मिलके किसी टंकी को 75/8 आवर में भरता है, तो 1 घंटा में दोनों मिलके कितना भरेगा, 75/8 का रेसिप्रोकल, बोले तो 8/75 दोनों मिलके। अब इसका मतलब ए 1 घंटा में कितना भरता है ये निकाल लिए, और बी 1 घंटा में कितना भरता है वाटर टैंक को ये निकाल लिया। दोनों को जोड़ देंगे तो 8/75 के बराबर आएगा, तो मेरा इक्वेशन आ जाएगा बच्चे। तो अब सवाल में क्या बोला, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, ऑब्वियस है कोई टैप है वो उसका डायमीटर बड़ा है, मतलब उसका मुख जो है, मुंह जो है जिससे पानी निकलता है, माउथ, वो बहुत बड़ा है। इसका मतलब वो ज़्यादा पानी छोड़ेगा, और जिसका माउथ छोटा है वो क्या करेगा, कम पानी छोड़ेगा। सवाल वाला वही बोला, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन टू स्मॉलर टू फिल द टैंक। मतलब जो बड़ा टैप है उसको 10 घंटा क्या लगता है, कम लगता है, और जो छोटा टैप है उसको 10 घंटा क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। यही बात है। तो हम लोग मान लें अगर छोटा टैप को x आवर लगता है, लेट द स्मॉलर टैप ए फिल टैंक इन x आवर। हमने क्या किया, छोटा जो टैप था जो पानी भरता है टंकी में, वो मान लेते हैं x आवर में भरता है। तो देन ए टैप फिल टैंक इन 1 आवर में कितना भरेगा, वो 1/x भरेगा ना। 1 आवर में कितना भरेगा वो, 1/x। x घंटा में वो अकेला भर देगा उस टैंक को, तो 1 घंटा में कितना भरेगा वो, 1/x। तो अब लार्जर टैप वाला निकालेंगे, लार्जर टैप फिल टैंक इन कितना आवर। तो क्वेश्चन वाला खुद बोला कि जो लार्जर टैप है ना उसको 10 घंटा कम लगता है स्मॉलर वाले से। तो अगर स्मॉलर वाले को x घंटा लगता है तो लार्जर टैंक को कितना लगेगा, x में से 10 घंटा कम लगेगा। तो अब लार्जर टैंक का 1 घंटा में कितना होगा, लार्जर टैप बी फिल टैंक इन 1 घंटा 1 आवर, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/x माइनस 10, 1/x माइनस 10। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ये सवाल में 1-1 घंटा का है। तो हमने क्या माना कि जो छोटा टैंक था, छोटा वाटर टैप था, वो x घंटा में भरा, तो वो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x। जो बड़ा टैप था पानी भरने वाला टैंक में, वो 10 घंटा कम लेता है, किससे, छोटा वाले से, छोटा वाले टैप से। तो छोटा वाला x घंटा में भरता है तो बड़ा वाला x माइनस 10 में भरेगा, तो 1 घंटा में वो कितना भरेगा, उसका रेसिप्रोकल 1/x माइनस 10। और a और b मिलके 1 घंटा में कितना पार्ट को भर पाता है, 8/75। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन मेरा यहाँ से बन जाएगा, इक्वेशन यहाँ से बन जाए। ए 1 घंटा में कितना भरता है, 1/x। ए 1 घंटा में कितना भरता है, 1/x। अब प्लस बी 1 घंटा में कितना भरता है, जो बड़ा वाला टैप है, बी बड़ा वाला टैप कितना भरता है, देखिए 1/x माइनस 10, 1/x माइनस 10। दोनों मिलके 1 घंटा में कितना भर पा रहा है, दोनों मिलके 1 घंटा में कितना भर पा रहा है, 8/75। यही आपका इक्वेशन हो गया।
अब इसको आप सॉल्व करिए या घर में एकदम मल्टीप्लाई वगैरह करिए, इक्वेशन बनाइए और सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस का 10 है, यहाँ पे चला जाएगा x माइनस 10 प्लस का x बराबर 8/75। तो ऊपर में देखिए कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 10, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 8x x माइनस का 10। ठीक है, ये 75 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया x 2x माइनस 10 और इधर 8x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 10। अब इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह करके इक्वेशन ले आइए। 75 और 2x कितना होगा, 150x माइनस का 750 बराबर 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस का 80x। अब सबको एक जगह लाइए, देखिए यहाँ पे 8x स्क्वायर है ही आपका, ये 150 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 180 या माइनस 150 क्या हो जाएगा, माइनस का 230x। देखिए आप कोई दिक्कत नहीं है, 150 और 80 जोड़िए ना, 150 में 50 जोड़िएगा 230 माइनस का, और ये 750 इधर आ जाएगा तो प्लस का 750 बराबर 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कॉमन आए उससे कॉमन कर लीजिए, नहीं कॉमन आए तो कॉमन मत करिए। तो हमको लगता है 2 कॉमन आ रहा है, 2 जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ बचेगा 115x और यहाँ बचेगा आपका प्लस में कितना, 2 से कटाइए 3 बार में और इधर 7 बार में 74, 1 10 75, 375 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर 0। इस इक्वेशन को आप घर में जाके सॉल्व करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप इतना उम्मीद करते हैं कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर ले आ सकते हैं। ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक यही मेरा मेन था, यही तक मेरा मेन काम था आपको समझाना। उसके बाद ये 1/x माइनस 10 बराबर टोटल कितना है 75/8 का रेसिप्रोकल 8/75। इसी को एलसीएम लिए x माइनस 10, x माइनस 10 प्लस का x 8/75, 2x माइनस 10, 75 यहाँ गुना में आ गया, इधर 8 से गुना हो गया 8x माइनस x माइनस 10। देखिए 75 गुना 2 150, x 750 माइनस में 8x स्क्वायर माइनस का 80x, सबको इधर ले आए, 8x स्क्वायर था ये था, 150x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 150 और 80 230x और 750 प्लस में, इसमें से 2 कॉमन कर लिए थे, यहाँ 4 बचेगा, 2 कॉमन करिएगा 115 दूना 130 और 375 गुना 2 750। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लिए, जैसे भी आप सॉल्व करिए जो आपको x का वैल्यू आएगा वो x क्या होगा, वो छोटा टैंक उतना घंटा में भरेगा। x आपको यहाँ से किस में निकलेगा, x यहाँ से आपको आवर में निकलेगा, वो छोटा टैंक होगा। छोटा टैंक जितना घंटा में भरेगा उससे 10 घंटा कम में कौन भरेगा, बड़ा टैंक भी। इक्वेशन आप बच्चे खुद से सॉल्व कर सकते हैं, आपको मेन यहाँ समझ में आना चाहिए इसको। आप उसके बाद तो बेसिक कैलकुलेशन हम लोग तो सीखे हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप खुद से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से आपको डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड टाइम पे सवाल है। इस बार सवाल में क्या बोला, 2 ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन। ऑब्वियस है एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा और पैसेंजर कम स्पीड से। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम का सवाल है। क्वेश्चन में क्या बोला, एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम लेता है देन पैसेंजर ट्रेन से टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। जब हम लोग 9 नंबर का सवाल किए थे, 9 नहीं 8 नंबर का सवाल किए तो वैसा ही सवाल था, उसी टाइप का ये सवाल है। 8 नंबर का सवाल किए थे, 360 किलोमीटर डेस्टिनेशन गया था और स्पीड का डिफरेंस दिया हुआ था आपको 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसी पे हम लोग सवाल किए थे 8 नंबर, वही सवाल है। तो यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेता है, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। कितना किलोमीटर जाने के लिए, 132 किलोमीटर जाने के लिए। और क्वेश्चन में क्या बोला, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, वो मैसूर से लेके बेंगलोर, मतलब मैसूर से बेंगलोर तक का डिस्टेंस 132 किलोमीटर है। एक्सप्रेस ट्रेन को उतना दूर जाने में 1 घंटा कम लगता है और पैसेंजर ट्रेन को उतना दूर जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। मतलब पैसेंजर को जितना लगता है उससे 1 घंटा कम किसको लगता है, एक्सप्रेस ट्रेन को। और एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन का स्पीड जितना है ना एवरेज, उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ज़्यादा है किसका, एक्सप्रेस ट्रेन का। तो हम लोग क्या कर लें,
पैसेंजर ट्रेन का स्पीड को x मान लें। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर एवरेज स्पीड, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, बात एक ही हुआ, b कितना x किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसा होगा तो देन आपका एक्सप्रेस ट्रेन का कितना हो जाएगा स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, बोलिए रामू बोलो, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना होगा। अच्छा सर इसमें तो बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर प्रति घंटा फास्ट है। अच्छा तब तो x + 11 ही हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का टाइम निकाल लीजिए, टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगा, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बटा स्पीड करते हैं बालक। तो कितना किलोमीटर जा रहा है 132, पैसेंजर का स्पीड कितना है x। फिर लिखिए टाइम फॉर कौन सा ट्रेन, अपना फास्ट वाला एक्सप्रेस राजधानी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन कितना 132 से जा रहा है, लेकिन इसका स्पीड कितना है x + 11। अब मारिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन वाले के हिसाब से टाइम किसको ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा तो किसको लगेगा, पैसेंजर ट्रेन को, और एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम क्या लगेगा कम। इसका मतलब दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है 1 घंटा, दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है बालक 1 घंटा, दोनों का टाइम डिफरेंस है। तो पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा टाइम लग रहा है 132 बटा x, उसमें घटा दिए किस ट्रेन को, एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड है 132 बटा x + 11, कितना का टाइम डिफरेंस है 1 घंटा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, इक्वेशन को आपको आंसर मिल जाएगा। सवाल को समझिए, ट्रेन का स्पीड हम लोग पैसेंजर ट्रेन का स्पीड को मान लिए x किलोमीटर पर घंटा, तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड उससे 11 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा है। क्वेश्चन वाला खुद बोला है 11 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा है, तो x + 11 हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि ट्रेन को जाने के लिए टाइम डिस्टेंस बटा स्पीड होगा, 132 किलोमीटर जा रहा है, और पैसेंजर ट्रेन का स्पीड x है तो 132 बटा x होगा। एक्सप्रेस ट्रेन x + 11 की स्पीड से जा रहा है तो 132 बटा x + 11 होगा। पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा टाइम लगेगा, पैसेंजर ट्रेन को क्या लगेगा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है 132 बटा x, उसमें घटा दिए किसके स्पीड टाइम को 132 बटा x + 11। एक्सप्रेस ट्रेन को कम टाइम लगेगा, 1 घंटा का डिफरेंस है बराबर 1। अब यहाँ से 132 कॉमन लेके नीचे ले आइए तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा x माइनस का x + 11 बराबर 1 बटा 132। कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा x × x + 11, यहाँ पे आ जाएगा आपका x + 11, यहाँ आ जाएगा माइनस का x हो जाएगा बराबर 1 बटा 132। ये बेचारा x और x कट जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैसे करिएगा देख लीजिए। यहाँ बचा x कट गया तो 132 गुना 11 बराबर, यहाँ 1 से गुना कर दीजिएगा x × x + 11। तो 132 को आप 11 से मल्टीप्लाई करिए, 132 को 11 से, तो ये 132 और 132 2 5 4 1, तो 14 52, 132 132 14 52 बराबर x² आप प्लस का 11x, सबको उधर भेज के इक्वेशन लिख दीजिए, x² प्लस का 11x माइनस का 14 52 बराबर 0। अब घर में आप, नया साल आने वाला है, नया साल में क्या करेंगे, टाइम तो रहना चाहिए, तो आप इसको यहाँ से सॉल्व करिए, टू बी सॉल्व, अब फाइंड x। जो x निकलेगा वो आपका किसका स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड, वो पैसेंजर ट्रेन का होगा, और उसमें 11 जोड़ देंगे तो वो किसका निकल जाएगा आपका, वो निकल जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन का। तो ये हमको इक्वेशन लाने तक बताना था, इसके बाद आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इस चैप्टर का हम लोग 4.3 का लास्ट सवाल 11 नंबर का सवाल है, उसको करेंगे तो हमारा 4.3 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम लोग करेंगे अब 4.3 का 11 नंबर का सवाल। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि हमारा 4.3 का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोलता है, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468, मतलब 2 स्क्वायर का बात किया, तो हमने क्या किया 2 स्क्वायर यहाँ बना दिया। एक स्क्वायर आपको फिगर लगेगा कि सर आपको स्क्वायर बनाने भी नहीं आता, ये हमने स्क्वायर बनाया सुंदर सा, छोड़िए मान लीजिए स्क्वायर है, मानिए ना स्क्वायर है, मानने में कुछ जाता है, ये ABCD एक स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर हमने बनाया EFGH। तो क्वेश्चन में क्या बोला, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। तो हमको इस स्क्वायर का साइड पता नहीं था, इसका साइड को हमने मान लिया x, इसका साइड को मान लिया हमने
वाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एरिया कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो इसका एरिया एक्स स्क्वायर, इसका एरिया वाई स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। इसका पेरीमीटर भी निकाल लीजिए क्योंकि पेरीमीटर का भी काम पड़ेगा। इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड 4x और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड 4y, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्या हमने कर लिया, हम लोग दो स्क्वायर कंसीडर किए, एक स्क्वायर का साइड को x मान लिए, दूसरा स्क्वायर का साइड को y मान लिए। तो साइड अगर x है तो इसका एरिया साइड स्क्वायर से x स्क्वायर, इसका एरिया साइड स्क्वायर से y स्क्वायर। इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड से 4x, इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड से 4y। अब क्वेश्चन वाला क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दीजिए और सवाल को उड़ा डालिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाल ऐसे ही उड़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाइए। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका कितना है 468। ये आपका एक नंबर का इक्वेशन हो गया। दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 468। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, अगेन पेरीमीटर का डिफरेंस इफ द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर इज 24, दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस मतलब 4x पेरीमीटर माइनस 4y, ये कितना है, ये आपका 24 है। 4 कॉमन लीजिए, आप 4 को 24 से कटा डालिए, तो x माइनस का y कितना हो जाएगा 6, x माइनस का y कितना हो जाएगा 6। ये आपका दूसरा नंबर का इक्वेशन है। अब क्वेश्चन वाला बोला कि दोनों स्क्वायर का साइड निकालो, मतलब x और y निकालो। मेरे पास दो वेरिएबल है, दोनों चीज हम लोग निकाल लिए। हम यहाँ से किसी का वैल्यू x बराबर 6 प्लस वाई पुट कर देते हैं, इसको मान लिए 3। अब देखिए 1 और 3 को, फ्रॉम 1 एंड 3 से, तो 1 में आपका क्या है एक्स स्क्वायर है, x के जगह क्या रख दिए 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस का क्या वाई स्क्वायर बराबर कितना 468। अब इसको ओपन करिए, 36 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 12y होगा ना, 2ab तो 12y प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, अब प्लस का 12y तो है ही। अब देखिए ये 468 ना, 468 आके इधर घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 436 और 30 66 32, 432 बराबर 0। ये मेरा इक्वेशन आ गया। यहाँ से 2 कॉमन लेके उड़ा दीजिए, 2 कॉमन करिएगा तो यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस का 6 गो वाई माइनस का, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से तो 42 नहीं 21, 21 दूना 42, 216 बराबर 0। उड़ा डालिए 2 को, तो इक्वेशन क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 216 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 216 बराबर 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए 216, डिफरेंस पे कितना आना चाहिए 6। तो अब 216 को आप फैक्टराइज कर लीजिए बगल में, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। 2 10 108 हो गया, 2 और 54, इधर 9 और 6 मार देते हैं, 9 और 6। अब देखिए 9 दूना 18, 6 दूना 12। देखिए 9 गुना 2 18 हो गया, 6 गुना 2 12। 18 और 12 में डिफरेंस तो 6 का है ना, इसको लिख दिए वाई स्क्वायर अब प्लस का 18y अब माइनस का 12y। 18 में से 12 को घटाइएगा ना बच्चे, 18 में से 12 को घटाइएगा तो 6 आएगा, और 18 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 216 माइनस में आ जाएगा, माइनस का 216 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन करिए तो y प्लस 18 हो जाएगा, अब माइनस का 12 कॉमन करिए तो यहाँ से y प्लस 18 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से पूरा y प्लस 18 कॉमन कर लीजिए। इम्प्लाई डेट देना नहीं भूलिएगा। बोले सर आप तो इम्प्लाई डेट नहीं देते, हम भी नहीं देंगे, नहीं देना पड़ेगा। y प्लस 18 y माइनस का 12 बराबर 0। अभी फिर वही बात, दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब ये बक्सा 0 या ये बक्सा 0। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू माइनस 18, तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। y का वैल्यू 12, y का वैल्यू माइनस 18 इसलिए नहीं वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा बच्चे, क्योंकि y एक साइड है स्क्वायर का, और स्क्वायर का साइड कभी भी जिंदगी में निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए y बराबर 12 आ गया। y बराबर 12 अगर आ गया तो हमको क्या निकालना पड़ेगा x, तो x बराबर क्या है 6 प्लस वाई। इक्वेशन 3 को देखिए कातिलाना निगाह से, तो 6 प्लस 12 कितना आ गया 18 मीटर। इसका मतलब लिख देंगे सो साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर व्हाट 18 मीटर एंड
व्हाट 12 मीटर। इसका मतलब 2 स्क्वायर जो निकालना था ना उसका साइड 18 मीटर होगा और 12 मीटर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, इसका पेरीमीटर देखिए, इसका पेरीमीटर 18 गुना 4 करिएगा तो 72 आ जाएगा, 18 गुना 4 करिएगा 72 आ जाएगा, अब 12 गुना 4 करिएगा 48 आ जाएगा। पेरीमीटर का डिफरेंस देखिए कितना है, 36 है क्या, 34 है क्या, पेरीमीटर का डिफरेंस 24 होगा, 24 देखिए आ रहा है ना, 24 आ रहा है। 72 में से 48 घटेगा तो 24, मतलब आपने जो आंसर निकाला दो साइड स्क्वायर का 18 मीटर और 12 मीटर, यही आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज 4.3 का सवाल था बच्चे, जिसको कि हमने अच्छे से किया, और 4.3 हमारा यहीं पे अब कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही चैप्टर बचता है 4.4, जिसका कि कंसेप्ट नेचर ऑफ रूट्स पे है। नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट हमने आपको बताया, डिस्क्रिमिनेंट। अगर d 0 से बड़ा होगा तो रियल और अनइक्वल रूट होगा, अगर d 0 के बराबर हो गया तो रियल और इक्वल रूट होगा, अगर d 0 से छोटा हो गया तो कोई इमेजिनरी रूट ना हो के नो रियल रूट होगा। उसी के कंसेप्ट पे सवाल है 4.4। उसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। 4.3 का आप अच्छे से वीडियो देखें और पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट एक्सरसाइज होगा, उसमें हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।